हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जो है हम इकोनॉमिक्स का जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड जीडीपी वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है राष्ट्रीय आय वगैरह के बारे में, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख चुके होंगे इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको अगर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड्स से रिलेटेड नोट्स से या उत्तराखंड जो जीके है या हिंदी है उसके नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और मैं पेड नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और नोट्स मुझसे ले सकता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इससे पहले जो है मैं पॉलिटी के जो है वो 2 लेसन बना चुका हूँ, जिसके अंदर जो है टॉपिक्स लगभग मैंने सारे कवर कर दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, इकोनॉमी की बात करें, भारतीय सबसे पहले जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का जो है समुचित नियोजन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर उसकी व्यवस्था बनाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि कोई भी राष्ट्र एक्स वाई जेड, ओके, वो जब क्या करता है, अर्थ को केंद्र में अर्थ यानी कि पैसे को केंद्र में रखकर कोई प्लानिंग करता है और किस प्रकार से उसके देश में जो है वो डेवलपमेंट किया जा सकता है, आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जा सकता है, और कैसे अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि जो संसाधन है यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रत्येक देश के पास अपने क्या है, लिमिटेड है। उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड इनकम के साथ किस प्रकार से नियोजन यानी प्लानिंग के माध्यम से देश का जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है और पैसे का यूटिलाइज किस प्रकार से उसको किया जा सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, समझ गए आप लोग। तो इसको आप अपने घर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो लोग घर चलाते हैं तो उन्हें पता है कि किस प्रकार से जो है घर के अंदर कौन कौन सी जो है प्रत्येक चीज़ का एक बजट होता है कि इसका इस चीज़ के लिए इतना बजट है, इस चीज़ के लिए इतना बजट है और मंथली मेरा इतना खर्चा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ गए। तो उसी प्रकार से जो है हम देश में जब इस प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहते हैं। ओके, तो सिंपल है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में जो है हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसके प्रकारों के निर्धारण की शुरुआत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 से मानी जाती है। ओके, तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये पुस्तक ही, इसको पूंजीवाद का भी जो है जड़ मानी जाती है ये पुस्तक, और उन्होंने 1776 के अंदर ये पुस्तक लिखी थी। तो इस यहाँ से जो है वो पूंजीवाद का उदय माना जाता है। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे उसके अंदर पूंजीवाद का जब फैला हुआ पूरे विश्व के अंदर, तो उसके विरोध में जो है अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं खड़ी हुई, जिसमें कि आपके मेनली थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसके कि जो विचारक हुए कौन हुए, कार्ल मार्क्स हुए, है ना, मार्क्सवादी विचारधारा जिसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के क्रम में जो है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कुल मिला के हमारे विश्व के अंदर प्रचलित हुई। सबसे पहले जो है अर्थव्यवस्था है हमारी, वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होती है कि यह क्या होती है, बाजार प्रणाली पर बेस्ड होती है, यानी कि बेस्ड ऑन मार्केट सिस्टम। यानी कि जो भी चीज़ें बाजार के अंदर नीड होगी वो चीज़ प्रोडक्ट की जाएंगी और बाजार की शक्तियां जो हैं वो केंद्र में होंगी, यानी प्रभावी होंगी, जो है मार्केट की पूरी तरीके से पकड़ होगी इकोनॉमी के ऊपर। ओके, दूसरा इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि लेसस फेयर का सिस्टम इसको कहा जाता है। तो अहस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत जो गवर्नमेंट होती है या जो सरकार होती है या राज्य जो स्टेट होता है वो क्या करता है, इसमें जो मार्केट के अंदर कोई भी इंटरवीन नहीं करता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, और वो मार्केट को चलने देता है किसके अकॉर्डिंग, मांग व पूर्ति के अकॉर्डिंग। जिस चीज़ की जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और उसका जो प्रोडक्शन जब मांग ज़्यादा होगी तो उसको
मैन्युफैक्चरर जो हैं वो ज़्यादा तरीके से बनाएंगे, उनकी पूर्ति भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से मांग व पूर्ति के सिद्धांत पर यह काम करता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है और मार्केट ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, कौन सी चीज़ बनाई जाएगी और कौन सी चीज़ नहीं बनाई जाएगी। तो ये होती है आपकी मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है संसाधनों का स्वामित्व, संचालन व नियंत्रण निजी हाथों में। और यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी प्रभावी होता है। जो भी मांग होती है या जो भी संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी जो है वो जो उपक्रम होते हैं जितने भी, वो उसमें सब पे जो है वो संचालन उनका कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर ही करता है। चाहे वो रोड आपका रेलवे हो, चाहे वो एयरवेज हो, या आपका देश के अंदर अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सभी का संचालन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर इसके अंतर्गत करता है। और कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है? निजी हाथों के अंदर होता है। तो ये होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसका कुछ कुछ जो है हिस्सा किसके अंदर? अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, यूएसए इस प्रकार की इकोनॉमी है। पूरी तरीके से नहीं है लेकिन कुछ हद तक है। ओके, फिर है हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसका जो प्रचलन है वो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसके विरोध में हुआ था। ओके, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी? एक अमीरों को ज़्यादा फेवर करती थी। इस वजह से जो है उसका विरोध करने के लिए मजदूर जो वर्ग हैं उसको खड़ा किया किसने? मार्क्स ने। और मार्क्स ने क्या कहा कि विश्व के मजदूरों सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा जहान है। इस प्रकार का उन्होंने एक भाषण दिया था, जिसके बाद जो है वो उन्होंने क्रांति छेड़ दी थी किसके खिलाफ? पूंजीवाद के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो विचारधारा होती है ये समाजवादी प्रणाली पर विश्वास करती है और साम्यवादी जो विचारधारा है उसमें विश्वास करती है। यानी कि समाजवादी जो प्रणाली होती है वो क्या कहती है कि भाई हाँ, जो चीज़ें हैं वो ना इस हिसाब से ना बनाई जाए कि आवश्यक जो है वो किस प्रकार के डिमांड सप्लाई है, बल्कि इस हिसाब से बनाया जाए कि समाज की जो है वो ज़रूरतें किसको कितनी है और प्रत्येक आदमी को उसको ज़रूरत के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो बात वही है कि मार्क्स के विचारों से उदय हुआ है और योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम भारत के अंदर चलता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि फिक्स जो है वो प्रत्येक परिवार का कोटा होता है और उसके अंदर उसको उतना ही जो है राशन दिया जाता है और बाकी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर सीधा सीधा गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है भाई, जिसकी प्रत्येक आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ निश्चित चीज़ें दी जाएगी ताकि सभी के ऊपर सभी को जो है उसको चीज़ें मिले। तो ये है, ये समाजवाद का रूल है कि जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी किस प्रकार की मतलब जो सेवाएं हैं उसको ले पाए। तो इस कारण से जो है इसमें जो है पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है और अंतिम जो निर्णय होता है वो सरकार का ही होता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, कौन सी चीज़ पैदा करनी है, कौन सी घटानी है, जिसका उत्पादन घटाना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो ये हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके, फिर है हमारे पास नेक्स्ट निजी क्षेत्र की प्रधानता नहीं। ओके, तो निजी क्षेत्र की प्रधानता, जाहिर सी बात है जब सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा तो निजी क्षेत्र की प्रधानता इसमें नहीं होगी और सरकार जो है वो सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का वितरण समान रूप से हो, इस प्रकार से हो कि गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो उन संसाधनों को अवेल कर पाए। तो इसी जो है व्यवस्था अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कितनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पर जो है सभी जो लोगों के लिए पूरा तरीके से जो है वो संसाधन उपलब्ध किए करने की बात हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के ज़माने में पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट सेक्टर अकेला जो है न तो डेवलपमेंट कर सकता है, अगर वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आ गई तो सरकार जो है वो विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएगी और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और सरकार के खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो बाकी कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो और ना ही इतने बड़े भारत जैसे विशाल देश के अंदर केवल अकेला गवर्नमेंट सेक्टर जो है पूरी इतने लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। तो भारत के अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं चल सकती। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे पास तीसरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का अपना अपना स्वामित्व होता है। भारत के अंदर इसी प्रकार की इकोनॉमी है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जहाँ एक तरफ जो सरकारी सेक्टर है वो काम करता है अपने हिसाब से और प्राइवेट सेक्टर वो भी अपने हिसाब से काम करता है और दोनों ही मिलकर जो है वो सेवाएं देते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल भी हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलते हैं, सरकारी बसें चलती हैं, प्राइवेट भी चलती हैं, अब तो ट्रेन भी जो है वो प्राइवेट भी चलने लगी है।
सरकारी जो है ट्रेनें चलती हैं। इसी प्रकार से जो है और जितने भी सारे और धीरे धीरे भारत के अंदर भी क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएं और गुणवत्ता के अंदर सुधार हो सके। ओके, क्योंकि सरकार जो है अगर इन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पैसा लगाती रहती है तो उसका क्या होता है, फिर खर्चा उधर ही होता है और इस कारण से गवर्नमेंट डेवलपमेंट जो काम होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। तो इसीलिए जो है प्रेजेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, क्या कर रही है, डिस इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्षेत्रों में कर रही है, साथ के साथ बड़े बड़े जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है, ताकि क्या हो, सर्विसेज जो है वो किस प्रकार से चले, खुद ब खुद प्राइवेट सेक्टर उसको चलाए। और जो परियोजनाएं हैं वो मैक्सिमम परियोजनाएं हैं वो किस पर बनती हैं आज की डेट में, वो बनती हैं पीपीपी मोड पर। पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर कि सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों मिलकर संयुक्त रूप से जो है पार्टनरशिप के माध्यम से ये इतने बड़े बड़े देश के अंदर काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। उसके अलावा बड़ी बड़ी सुरंगें बन रही हैं। ये सारे काम जो हैं वो किस प्रकार से हो पा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हो पा रहे हैं। ओके, फिर है यहाँ पर नेक्स्ट है कि इसमें जो है अवधारणा जो है वो कल्याणकारी राज्य से की व्यवस्था होती है, यानी कि व्यवस्था जो है वो इसमें किस प्रकार से होगी कि वेलफेयर स्टेट बनाने की पूरी तरीके से कोशिश होगी, क्योंकि सरकारी क्षेत्र भी काम कर रहा है। ठीक है, फिर है आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जाएगा। जब सरकार को लगता है कि जो दाम है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ रहे हैं और जनता की जो है वो पहुंच से बाहर है या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस स्थिति में जो है मार्केट में जो है सरकार अपना इंटरवेंशन करती है, अदरवाइज मार्केट को फ्रीली छोड़ देती है। आप जानते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर हो गया या अदर जो सेक्टर होते हैं, ज़्यादातर जो सेक्टर होते हैं आज की डेट में वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। जैसे शेयर बाजार हो गया, इनमें जो है सीधे सीधे जो मार्केट के अंदर भाई डिमांड होगी उसी हिसाब से जो है उसके रेट में कमी या ज़्यादा होती है। जैसे सोने का भाव आपने देखा होगा तो चढ़ता है और बढ़ता रहता है, तो ये सब इंटरनेशनल मार्केट पे जो रेट होंगे उसी से डिसाइड होता है। या तेल के दाम जो है वो सरकार अपनी तरफ से जितनी उनकी ड्यूटी है वो तो लगाएगी लगाएगी, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है किसकी, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के जो दाम है वो कितने घट या बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रीली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उससे हमारा तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर जो है जो भी रिसोर्सेज हमारे आते हैं वो सीधे सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो जो भी सेक्टर ये इस प्रकार के सीधे सीधे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बागवानी सेक्टर है, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन और जितने भी हमारे जो है खेती किसानी बागवानी से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो सब के सब आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आप सीधे सीधे जो प्रकृति है उसके उत्पादों को सीधे सीधे प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ होती है, वो होता है द्वितीयक क्षेत्र या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी जो सेक्टर है फ्रेंड्स, उसके अंदर अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र आता है जहां जो क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर जिसको कच्चा माल प्रोवाइड कराता है, यानी कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। प्राइमरी सेक्टर जो भी माल प्राप्त करता है उसको कच्चे माल के रूप में कहाँ भेजता है, सेकेंडरी सेक्टर में भेजता है। और इसीलिए इस सेक्टर को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर इसके अंतर्गत आपका लौह इस्पात आते हैं, यानी वस्त्र उद्योग या निर्माण जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। चाहे वो आपका कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो आपकी कोई फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी हो, या आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं उस प्रकार की कंपनी हो। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्टर हैं, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी हो, ये सब के सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, फिर इसी आधार पर जो है इस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र का नाम देते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज। तो भारत में भी इस प्रकार की 8 इंडस्ट्रीज हैं जिनको क्या माना गया है कि ये आधारभूत उद्योग होते हैं। और औद्योगिक सेक्टर में जो है वो गिरावट आ रही है या उसमें बढ़त हो रही है, इन सब का पता कैसे चलता है, इन 8 इंडस्ट्रीज जिनको हम कहते हैं
इनको एक और नाम से जाना जाता है कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो कोर इंडस्ट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन 8 सेक्टर के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है, कितना चढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है या घटी है, इसी से जो है वो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ का इंडेक्स है वो जारी होता है। तो ये 8 इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी है? ये पहला है लौह इस्पात, ठीक है ना। तो जो लौह इंडस्ट्री है, लोहे की और स्टील जो इंडस्ट्री है, ये सारी इसके अंदर है। दूसरा है कोयला, कोल इंडस्ट्री। तीसरी है विद्युत ऊर्जा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, सारा का सारा आ जाएगा। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, सीमेंट उद्योग है ना। फिर सीमेंट के अंदर आपका जो रोड़ी, कंक्रीट और ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, ओके। ईंट भी इसी के अंदर आएगी। फिर है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो हमारी होती है। फिर है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंतर्गत जो है भारत के अंदर उत्पादन तो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर कई तरह की जो है वो होती हैं, क्या होते हैं, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की मशीनरी होती है उस प्रकार के, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा कहीं जो है छोटी कम लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्रूड ऑयल का उत्पादन भी हो रहा है ना। फिर है लास्ट में हमारी रिफाइनरी के अंदर आते हैं आपके जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ऑयल्स जितने भी होते हैं, फैटी एसिड्स जिनको कहते हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारी होती हैं, और इन कोर इंडस्ट्रीज का जो है जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो सेक्टर है वो होता है सर्विस सेक्टर। इसके अंतर्गत जो है वो सेवा क्षेत्र को लिया जाता है, और सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? बैंकिंग सेवा हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, स्वास्थ्य, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी हमारी सर्विसेज ही हैं, है ना। एयरपोर्ट आ गया आपके, इसके अंदर रेलवे हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आईटी के क्षेत्र में आज तमाम जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ई कॉमर्स हो गया, ये सब के सब आज के डेट में सर्विस के सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी के अंदर योगदान है वो किसी का? इसी सर्विस सेक्टर का अंदर। अगर हम 2017 का जो है आंकड़ा देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि कृषि जो सेक्टर है उसका मात्र 17.4% का योगदान है, उद्योग इंडस्ट्री सेक्टर का 28.8% का योगदान है, और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का 53.8% का योगदान है। तो इस प्रकार से जो सर्विस सेक्टर है वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये बात हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है ना। और आईटी इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे देश के न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है भारत से सर्विसेज दी जाती हैं। तो इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ा है। लेकिन भारत ने क्या किया, इंडस्ट्री सेक्टर में उतना अच्छा ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि भारत ने जो है प्राइमरी सेक्टर जो है उस पर ध्यान दिया आज़ादी के बाद बहुत टाइम तक, और उसके बाद सीधे थर्ड जो टर्सरी सेक्टर है उसमें कूद गया, सेकेंडरी सेक्टर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जिस हिसाब से चाइना के अंदर हुई। लेकिन अब धीरे धीरे जो है अब मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके माध्यम से हो रहा है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये सारे अभियान इसीलिए हैं ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट किया जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जो एक आपके उसमें टॉपिक दिया हुआ है नेशनल इनकम, क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय से मतलब होता है कि किसी एक निश्चित जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो है उत्पादन होता है, उनका टोटल मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। और इसकी जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? सीएसओ के द्वारा की जाती है। सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, संगठन। तो इसके द्वारा इसकी गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो है सबसे पहले जो है राष्ट्रीय जो आय है उसकी गणना 1867-68 के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पहली जो मैन्युफैक्चरिंग कब की गई थी, तो दादा भाई जो नौरोजी हैं उन्होंने की थी, और कब की थी? 1867-68 के अंदर, ओके। नेक्स्ट, भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाने के लिए 1949 में जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस है उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको इसको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि यानी जनरली जो कि 1 साल की होती है, उस वर्ष 1 साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो सकल मूल्य होता है उसमें देशवासियों
के द्वारा देश से बाहर जो उत्पादन किया जाता है और जो सर्विसेज दी जाती हैं वो भी शामिल होता है, तो वो हमारा जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत न केवल वो उत्पादन और सेवाएं शामिल होंगी जो देश के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग या दी जा रही हैं, बल्कि वो जो चीज़ें हैं जो वो प्रोडक्शन भी उसमें शामिल होगा या वो सर्विसेज भी शामिल होंगी जो कि देश के बाहर देश के लोगों के द्वारा किया जा रहा है ना। तो वो हमारे देश की इकोनॉमी में जोड़ा जाएगा, जो भारत के लोग भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो दूसरे देशों में कमा रही हैं, चाहे वो किसी भी देश के अंदर कमा रही है। इसी प्रकार अगर अमेरिका की इंडस्ट्री यहाँ पर कमा रही है या दूसरे देश की यूके की इंडस्ट्री यहाँ पर कमा रही है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या सर्विसेज के द्वारा, तो वो उनकी जीडीपी में ऐड होगा। तो इस प्रकार से जीडीपी का के अंदर जो है वो दोनों ही चीज़ें जो है ऐड होती हैं। ओके, तो ये है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वो होता है आपका सकल राष्ट्रीय आय, जिसको हम कहते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको कैसे निकालते हैं, जो हमने अभी तक जीडीपी निकाल दी है उसमें से उसमें प्लस करते हैं एक्स और माइनस करते हैं एम। अब ये एक्स और एम क्या है, एक्स हो जाएगी विदेशों से प्राप्त जो आय है उसको हम जोड़ देते हैं, और एम विदेशों को जो निर्गत आय है यानी कि जो विदेशों को जाने हैं, जो विदेश के लोगों ये विदेश की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर कमाया है तो वो अपना उसको वापस ले जाएंगे, तो वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जो हमने हमारे लोगों ने वहाँ कमाया है दूसरे देशों में उसको हमारे देश की इनकम में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास नेट जो है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के द्वारा हमारा जीएनपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो है वो अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये एक्स की जो वैल्यू है ये हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, दूसरे देशों को हमारा एक्सपोर्ट अधिक होगा, तो इसका मतलब हमारे विदेशों से ज़्यादा आय होगी, और जब हमारे विदेशों से ज़्यादा आय होगी तो ये जो जीएनपी का ग्राफ है ये क्या होगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। अगर हमारी जो है एम जो है ज़्यादा है, विदेशों की हमारे देश के अंदर इनकम ज़्यादा हो रही है, हमारी इनकम बहुत कम है, हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जीडीपी में से ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा सीधा बाहर, और जीएनपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू बढ़ानी है और एम की वैल्यू कम करनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान जो है वो चलाया जाए। आपका बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों में जो है वो देश के अंदर ही किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, ताकि जो इंपोर्ट है वो कम से कम हो और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उसके लिए जो है देश के अंदर तमाम तरह के जो लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसी के लिए की जा रही हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी। अब ये एनएनपी क्या होता है, हमने जीएनपी तो निकाल दिया, लेकिन अब हमें निकालना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि अभी तक भी हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं आया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने जीएनपी निकाल दिया है उसमें से घटाना पड़ेगा मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। अब ये मूल्य ह्रास क्या चीज़ होती है, पूंजी स्टॉक में ह्रास को मूल्य ह्रास कहा जाता है। पूंजी स्टॉक का मतलब जो कि इंडस्ट्री जो भी मशीनें यूज़ करती हैं, तो प्रोडक्शन के टाइम पे या जो भी सर्विसेज दे रही हैं उसके टाइम पे कहीं ना कहीं उसमें अंदर भी उनके अंदर क्या होगा, मशीनों में घिसावट होगी, उनका भी जो है वो क्या होगा, उसका भी मूल्य के अंदर गिरावट होगी। जो अभी उसका मूल्य है वो 5 साल बाद तो नहीं होगा, तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो भी क्या होगा, उसको भी घटाना पड़ेगा। तो उस डेप्रिसिएशन को ही कहते हैं हम मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन। या पूंजी स्टॉक का मतलब होता है जितनी भी पूंजियां जो हैं वो किसी इंडस्ट्री के अंदर लगी हुई हैं वो क्या है, उसकी पूंजी है, और उस पूंजी के अंदर जो भी गिरावट आती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसको क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास एनएनपी आ जाता है, जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। अब एक लास्ट बचा हुआ कि नेशनल इनकम आप किसको कहते हैं, हमने जो है वो अब शुद्ध मूल्य ह्रास भी निकाल दिया। ठीक है, विदेशों से जो इनकम प्राप्त थी उसको जोड़ दिया, जो बाहर जा रही थी उसको माइनस भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि अब हमने नेशनल इनकम टोटल निकालनी है कि भाई शुद्ध रूप से कितनी आई। तो शुद्ध रूप से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनएनपी तो हमारा आ गया, ये किस पे है, मार्केट प्राइस पर, यानी कि बाजार मूल्य पर हमारे पास एनएनपी आ चुका है।
कि इतना जो है हमारे पास अब शुद्ध रुपया बचा हुआ है। लेकिन उस रुपये में से भी क्या होगा, प्रत्येक इंडस्ट्री के ऊपर जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है ना। कहीं जो जीएसटी हो गया और बाकी के अदर जो, अब तो पहले तो बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस थी, अब उन सबको खत्म करके 17 प्रकार के जो टैक्स हैं उनको खत्म करके जो जीएसटी लगाया गया है। तो जीएसटी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हो गया। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर माइनस करनी पड़ेगी और प्लस करना पड़ेगा उसमें सब्सिडी। ओके, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देती है तो वो कहीं ना कहीं उनकी इनकम में क्या होगा, जुड़ जाएगी, क्योंकि उनको वो डायरेक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ओके, तो वो चीज़ जो है उनके अंदर उसमें जोड़नी पड़ेगी और जो टैक्सेस सरकार ने उनसे लिए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इस पूरी प्रोसेस को कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट में, एक चीज है कि ये केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन एनएसओ जो होता है ये क्या करता है। तो एनएसओ जो है वो क्या करता है, अलग देश से जो है अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं उनका डेटा इकट्ठा करता है। एनएसओ जो है वो आपका जो इसका नाम एनएसओ नहीं होगा, इसका नाम होगा सीएसओ। सीएसओ जो है वो डेटा इकट्ठा करता है किसकी सहायता से, एनएसओ की सहायता से, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से ये केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है ये डेटा को इकट्ठा करता है। उसके बाद जीडीपी का कैलकुलेशन करता है, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन और एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें घटा फिटा के सब घटा के लास्ट में जो है वो बताता है कि हमारी इतनी नेशनल इनकम है। ओके, तो ये है, इसकी स्थापना 2 मई 1951 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। फिर आगे चलते हैं इसमें कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना का आधार वर्ष, यानी कि जो बेस ईयर वर्तमान में लिया जाता है वो कहाँ है, 2011-12। हम किससे कंपेयर करेंगे कि भाई इतने परसेंट का ग्रोथ आया है, इतने परसेंट उछाल आया है, इतने परसेंट की गिरावट आई है। आप देखते हैं कि कोरोना के बाद जो है लगातार जीडीपी माइनस में चल रही है। तो ये चीज़ें जो हम कंपेयर करते हैं ये कब से करते हैं, फिलहाल 2011-12 के जो उस टाइम का जो है आंकड़ा रहा होगा उससे हम कंपेयर करते हैं। फिर है 29 जून को हमारा मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। ये पीसी महालनोबिस जो है इनका जिक्र अभी ऊपर पे आया था, इनका जो है जन्मदिन होता है, तो इसी दिन को हम एक सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, फिर जो है आगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये जो इंडेक्स है ये 2010 में यूएनडीपी जो है यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है वो बनाया गया या विकसित किया गया था 2010 के अंदर। और यहाँ पर जो है वो इन्होंने गरीबी के लिए नापने के लिए जो है नई एक प्रकार का स्केल दिया था। इन्होंने कहा था कि न केवल हम इनकम को नापें बल्कि बाकी चीज़ें भी देखें, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षा मिल रही है कि नहीं, मेरी इनकम कैसी है, उनको किसी प्रकार का स्किल दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एमपीआई के अंदर मापी जाती हैं। तो वर्तमान में हम जानते हैं कि एमपीआई के अंदर भारत देश की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है। आप लग सकते हैं कि 101 के इतना नंबर था कुछ इस साल पूरे देश के अंदर 101वां नंबर था, तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स का, क्योंकि जो है ये इन सारे मानकों को हम देखते हैं जब शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं जो है वो पॉवर्टी का पता चलता है। अब हम बात करेंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, यानी प्रति व्यक्ति अगर आय निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारी नेशनल इनकम हमने निकाली है या जो एनएनपी हमने फैक्टर कॉस्ट पे निकाला है, जो लागत मूल्य या लागत मूल्य पे हमने जो एनएनपी निकाला है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला है या नेशनल इनकम कह सकते हैं आप सीधे सीधे, तो उसको हम क्या कर देंगे, देश की जनसंख्या से विभाजित कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई प्रत्येक आदमी के हिस्से पे कितना कितना आ रहा है। तो इससे हमारी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो निकल के आ जाती है। और जो किसी भी देश का विकास का मानक होता है वो कौन होता है, वो जीडीपी नहीं होती है, बल्कि वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होते हैं। कि किसी भी देश के अंदर जो है लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि उस देश के लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं या गरीब हैं। क्योंकि भाई जीडीपी तो कैसे भी बढ़ सकती है ना, जीडीपी तो भारत की भी अच्छी है, लेकिन भारत के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम लगभग $1080 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। ओके, जबकि अगर हम दूसरे डेवलप जो नेशंस हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर 10,008 से $10,000 $15,000 के बीच में जो है इनकम है, पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स
भारत और जो विकसित देश हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो खैर अभी भारत को लगभग 50 से 100 साल उस स्थिति में जाने में लग सकते हैं। तो खैर ये तो बात हुई आगे की। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की वो आपको समझ में आई होगी। अब इसमें जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर का, वो भी मैं इसके अंदर ले आऊँगा। बस हो गया, इसके अंदर एग्रीकल्चर है और बाकी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री सेक्टर देखेंगे, तो बाकी इकोनॉमिक्स इसी से ख़त्म हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।